हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। हम लोग एक फ्री सेशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है फॉर द लव ऑफ बुक्स, और आज हम हैं 8th डे पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स, पोइट्री और इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट modern writer Virginia Woolf. You might have heard so many names of her novels like Mrs. Dalloway, One Day Story in Life of Mrs. Dalloway, to the Lighthouse, Ramsay Sisters story, a novel which she wrote from the point of view of dog, Flush, and many others as well. But now today we will be talking about some of the essays that she wrote which are very important for your CUT PG entrance examination. First one is obviously modern fiction came in 1919. Important क्या है आपके लिए, आपको ये याद रखना है कि इनका 1929 का जो एस्से है अ रूम ऑफ वंस ओन, वहाँ से बहुत से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पहले ही आ चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट एसेज जो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखे हैं और उनसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जा सकती हैं। तो पहला एस्से है दैट इज़ मॉडर्न फिक्शन, केम इन 1919। द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में इसको पब्लिश किया गया था एज मॉडर्न नॉवेल्स, और बाद में इसको रिवाइज किया और पब्लिश किया विद टाइटल कॉल्ड मॉडर्न फिक्शन कॉमन रीडर, जहाँ पे बहुत सारे वर्क्स इनके पब्लिश हुए थे 1925। वहाँ पे इसको मॉडर्न फिक्शन के नाम से पब्लिश किया गया। तो जब पहले पब्लिश किया गया तो मॉडर्न नॉवेल नाम से पब्लिश किया गया, और बाद में इनका जो ऐसे कलेक्शन है कॉमन रीडर विच केम इन 1925, वहाँ पे इन्होंने इसका नाम चेंज करके मॉडर्न फिक्शन कर दिया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत से मॉडर्न राइटर्स को क्रिटिसाइज किया है, राइट। इन्होंने दो टर्म्स यूज किए हैं, स्पिरिचुअलिस्ट और मैच्योरलिस्ट, राइट। तो हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने इस एस्से में आने वाले राइटर्स को, लिटरेचर के जो पॉइंट और जनरेशन में राइटर्स जो लिख रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करने का काम किया, राइट। तो इन्होंने इस वर्क में बोला दैट अ राइटर शुड राइट what inspires them and not follow any special method, right। हर आप हम हेज में पढ़ते हैं कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और बहुत से राइटर्स क्या करते हैं, उनको कॉपी करना, उनके अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो इनहेरिट जो आपकी इंस्पिरेशन होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो शी इज आस्किंग राइटर्स दैट दे शुड राइट व्हाट इंस्पायर्स देम एंड नॉट फॉलो एनी स्पेशल मेथड, एंड इन दैट सेंस शी क्रिटिसाइजेस सो मेनी मॉडर्न राइटर्स दैट a very famous one, H.G. Wells, is also very important part of scientific fiction. Arnold Bennett, a very important one, because she will also criticize him in another essay as well. She also criticizes John Galsworthy because the way they are writing, they are materialist. She calls them materialist, right। materialism जैसे हम लोग पढ़ते हैं materialism, right। जो इस जब प्लेटो ने डिवाइड किया इस वर्ड को, तो he divided into two realm, spiritual realm and physical realm. This physical realm is related to materialistic things, right। तो H.G. Wells, Arnold Bennett and John Galsworthy, Virginia Woolf also criticized them and called them materialist, right। She suggests that it would be better for literature to turn their backs on them so it can move forward for better or worse. So in these words she criticizes writers like H.G. Wells, Bennett and Galsworthy. And when she is criticizing these writers, she also praises several other writers as well. कौन से ऐसे writers हैं जिनको इन्होंने इस essay में praise भी किया, उनको उन्होंने term दिया with a name called spiritualist, right। they are spiritualist in their approach। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो उनके साथ में उस टाइम फ्रेम में लिख रहे थे, यू ऑल नो अ वेरी फेमस नॉवल अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस, राइट। तो उन्होंने उनको बताया कि ये जो लिखते हैं ये काफ़ी इंटरेस्ट है और ये लिटरेचर को मूव करने में आगे हेल्प कर रहे हैं। सो सी basically criticizes writers like H.G. Wells, Arnold Bennett and Galsworthy, but she also praised writers like James Joyce। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कब आ रहा है, 1919 में ये एस्से को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा एस्से जो उसी सेंस में इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन। नाउ यू ऑल नो who is this Mr. Bennett? Mr. Bennett is actually Arnold Bennett, right। तो इस एस्से में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली बताया कि मिस्टर बेनेट इज बेसिकली Arnold Bennett and Mrs. Brown is the name she gives to a woman whom she happened to meet in a local ट्रेन। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं मिसेस ब्राउन, ये कोई एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर है जो इनको ट्रेन के अंदर मिली, और मिस्टर बेनेट ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है अर्नोल्ड बेनेट को। और इन्होंने क्या बोला, इस एस्से की कुछ लाइंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कोट करके पूछी गई हैं। तो आपको याद रखना है दैट इन्होंने अर्नोल्ड बेनेट का एक क्लेम था, अर्नोल्ड बेनेट ने क्लेम किया था अपने एक वर्क में दैट नॉवेल इज इन क्राइसिस, राइट। हमने कुछ दिन पहले
एक वीडियो में डिस्कस किया था, एक पोस्ट मॉडर्न मैनिफेस्टो में एक राइटर ने बोला था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने उस वीडियो को देखा है, कि किसने बोला था नॉवेल एज ए जॉनरा केम टू इट्स एंड इन पोस्ट मॉडर्न टाइम फ्रेम. सिमिलरली Arnold Bennett in this particular one of the works, he said the novel is in crisis due to the failure of Georgian novelist in the art of करेक्टर मेकिंग. राइट, जो करेक्टर मेकिंग है, करेक्टराइजेशन है, वो आर्ट उनका अच्छा नहीं है जो भी राइटर्स जॉर्जियन टाइम फ्रेम में लिख रहे हैं, और इसी वजह से नॉवल एज ए जॉनरा ये कहाँ पे है, क्राइसिस में है, विच एक्चुअली ही फाइंड्स क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल नॉवल राइटिंग. को क्या चीज, करेक्टर मेकिंग. करेक्टर मेकिंग इज एसेंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ नॉवल राइटिंग. राइट, जब हम लोग प्लॉट को पढ़ते हैं, आपको पता होगा ट्रेजेडी का डिवीजन किया था अरिस्टोटल ने, और वहां पे प्लॉट, करेक्टर, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए थे उन्होंने. 6 एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था, बट प्लॉट और करेक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ट्रेजेडी के अंदर अरिस्टोटल ने दिया था. सिमिलरली फॉर अर्नोल्ड, करेक्टर फॉर बेसिकली मिस्टर बेनेट, नॉवेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, करेक्टर मेकिंग होता है. और उसी का वुल्फ ने रिप्लाई किया है दैट नॉवेल इज वेरी रिमार्केबल मशीन फॉर द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन करेक्टर, बट the way she criticizes Arnold Bennett became the topic of discussion. That is why this essay is also very important. एक बहुत फेमस लाइन है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, और पूछा जाता है कि किस essay से वो बेसिकली ली गई है. On or about 1910, human nature changed. All human relations, they shifted, and when human relations changed, there is at the same time a change in religion, a change in conduct, a change in politics, and also change in literature. So somewhere around 1910, the world changed deliberately. Right, so this line is coming from this particular essay known as Mr. Bennett and Mrs. Brown, published in 1924. Right, 1919 modern fiction, then 1924 Mr. Bennett and Mrs. Brown. उसके बाद थर्ड ऐसे विच इज अ वेरी फेमस वन, अ रूम ऑफ वंस ओन. राइट, बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखी होंगी, तो हम ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, पर आपको पता होगा जुडिथ शेक्सपियर के कॉन्सेप्ट भी मिस्टर वर्जीनिया वुल्फ ने अ रूम ऑफ वंस ओन के अंदर दिया था. राइट, कि अगर शेक्सपियर की कोई रियल सिस्टर होती तो उनके साथ क्या होता. राइट, काफी हिस्ट्रियोग्राफी में भी वर्जीनिया वुल्फ ने बात की. हिस्ट्री में जाके उन्होंने बताया कि कैसे हिस्ट्रियोग्राफर इज पॉलिटिक्स बेसिकली बिहाइंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन राइटर्स. इसीलिए आपको हिस्ट्री में वुमेन राइटर्स बहुत कम मिलती हैं. राइट, ही टॉक्ड अबाउट हाउ द रियलिटी ऑफ वुमेन इन जनरल, एंड देन हाउ इट इज पोर्ट्रेड बाय कैरेक्टर्स. वो एग्जांपल देती हैं मैकबेथ का. राइट, लेडी मैकबेथ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बट इन रियलिटी वुमेन वर बेसिकली दे वर बीटन इन सोसाइटी. सो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन नहीं किए गए, तो ये चीज क्या किया गया, वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है. उन्होंने पूरी एक पैरेलल हिस्ट्री अपने अ रूम ऑफ वंस ओन में बताई है. ये वर्क कब आया था, ये ऐसे 1929 में पब्लिश हुआ था, जो कि इन्होंने बेसिकली एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स इन्होंने डिलीवर किए थे एट न्यूनहम कॉलेज एंड गेटल कॉलेज इन 1928, और उसी का एस्से फॉर्म 1929 में आया, जिसको हम अ रूम ऑफ वंस ओन में जो है नाम से वो पब्लिश हुआ. काफी फेमस लाइन है, अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन. राइट, सेकेंड वेव फेमिनिज्म में ये जो वर्क्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. राइट, काफी सारे और भी एसेज मिलेंगे आपको. लॉक अप योर लाइब्रेरीज इफ यू लाइक, बट देयर इज नो गेट, नो लॉक, no bolt that you can set upon the freedom of my mind. That's also a line that is coming from A Room of One's Own, written by Virginia Woolf. जब आप इस essay को पढ़ोगे तो she talks about how women were also capable of producing work of the same caliber as William Shakespeare did, और इसीलिए उन्होंने एक fictional character बनाया Judith, which is Shakespearean sister, to illustrate that a woman with Shakespeare's gift, with the same caliber, she would have been denied the same opportunities to develop them because the doors were closed for women. This shows the discrimination, the oppression that women faced at that time. She also said she addresses the disparity or complete lack of books whose authors were male as opposed to female. Woolf, she also highlights that historically it has been the inequality in circumstances, both socially, economically, which women writers and poets were either or directly
prohibited. For instance, she imagines Shakespeare having a sister who was an adventurous, as imaginative as a book to see the world as he was, but she was not sent to school. She was not sent to school. This shows the discrimination that women faced during the time of Shakespeare. तो इन्होंने उस लिमिटेशन के बारे में इस ऐसे में बात की है. बहुत सारे राइटर्स के एक क्रिटिकल हिस्टोरिकल अकाउंट बताने की उन्होंने बात की. तो जितने भी फीमेल राइटर्स रही हैं, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, एफ्रा बेन, सारे ही राइटर्स के बारे में इन्होंने थोड़ा थोड़ा इस एसे में बात की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एसे है और डायरेक्टली यहाँ से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करिएगा. ठीक है. फिर द कॉमन रीडर, ये एक कलेक्शन ऑफ एसेज है जो 1925 के और 35 में ओरिजिनली पब्लिश किया गया. टाइटल सजेस्ट करता है दैट दिस एसे इज बेसिकली इंटेंडेड फॉर एवरेज रीडर, द कॉमन रीडर. दैट मीन्स जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में बहुत से राइटर्स को डिस्कस किया है, अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे तो जब वो अपना थ्योरी ऑफ डिक्शन देते हैं तो वहां पे वो कॉमन लोगों की बात करते हैं. द लैंग्वेज शुड बी फॉर कॉमन पीपल. सिमिलरली वर्जीनिया वुल्फ इज राइटिंग द कॉमन रीडर, इट इज इंटेंडेड फॉर एवरेज रीडर एंड इट डील्स विद अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स presented in layman's term. That means बहुत बेसिक तरीके से उन टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई जब ये फर्स्ट टर्म में आया. जब सेकेंड सीरीज आई तो उन्होंने she looks at the lives and works of such authors as Daniel Defoe, you all know, very famous writer, Mary Wollstonecraft, थॉमस हार्डी एंड अदर. सेकेंड सीरीज में इनके वर्क्स को उन्होंने देखा. डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो, वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ नॉवेल्स, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. पोस्ट कॉलोनियल सिग्निफिकेंस है. बहुत सारे राइटर्स ने अपने वर्क्स में पोस्ट कॉलोनियल स्टडी की है डैनियल डेफो के रॉबिन्सन क्रूसो से. एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस भी आए हैं, राइट. ओरिएंटलिज्म में भी एडवर्ड सईद ने डैनियल डेफो का एग्जाम्पल लिया है, डायरेक्टली कोट किया है वहां से, राइट. सो मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट, थॉमस हार्डी और बहुत से राइटर्स को इन्होंने इनके वर्क्स को, उनकी लाइफ्स को एनालाइज किया है इन दिस एसे कॉल्ड द कॉमन रीडर, राइट. क्या क्या बात किया है, तो इनसे कौन कौन से एसेज है, तो वर्जीनिया वुल्फ, द स्ट्रेंज एलिजाबेथन्स, डन आफ्टर 3 centuries. रिमेंबर, मेटाफिजिकल पोएट्स को एक्चुअल इंक्लिनेशन कब मिला, एक्चुअल उनको एक्सेप्ट कब किया गया, जब टी.एस. इलियट ने जो है मेटाफिजिकल पोएट्री पे एसेज लिखना स्टार्ट किया इन 1920s इन मॉडर्न एरा. तब उनको जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो उनका था, जो एक्चुअल एक्सेप्टेंस था, वो किया गया. जब सैमुअल जॉनसन ने वो टर्म कॉइन किया था समवेयर अराउंड 1779, ही रोट अ वर्क कॉल्ड लाइफ्स ऑफ एमिनेंट पोएट्स. वहां पे उन्होंने लाइफ ऑफ काउले चैप्टर में मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म कॉइन किया था, इफ यू रिमेंबर, राइट. और वहां से बाद मॉडर्न एज में जाके उनको एक्चुअल एक्सेप्टेंस मिला था. वर्जीनिया वुल्फ शी आल्सो राइट्स एन एसे कॉल्ड जॉन डन आफ्टर 3 centuries. द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स, अर्काडिया, रिमेंबर सिडनी का वर्क अर्काडिया, इट्स बेसिकली रिटन फॉर हिज सिस्टर. और वो कौन थी, द काउंटेस ऑफ पिम्ब्रोक्स. तो उसी वर्क को इन्होंने एक एसे में लिखा, दैट इज द काउंटेस ऑफ पिम्ब्रोक्स अर्काडिया. रॉबिन्सन क्रूसो, डोरथी ऑसबॉर्न्स लेटर, स्विफ्ट्स जर्नल टू स्टेला, रिमेंबर, अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल, एंड शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट इन हर एसेज. द सेंटिमेंटल जर्नी, लॉर्ड चेस्टरफिल्ड लेटर्स टू हिज सन, टू पार्सन्स एंड अदर्स. ये कुछ वर्क्स हैं, जो कुछ एसेज हैं जो कॉमन रीडर में वर्जीनिया वुल्फ के पब्लिश होते हैं. तो ये एसे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 4 एसेज जो हमने आज डिस्कस किए, एग्जामिनेशंस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे. मॉडर्न फिक्शन, इट केम इन 1919. Mr. Bennet and Mrs. Brown came in 1924. A very famous line that on or about 1910, human nature changed. 1929 came A Room of One's Own, and then 1935 The Common Reader came. 1925 first edition, 1935 सेकेंड एडिशन, राइट. तो वर्जीनिया वुल्फ के और भी कई सारे एसेज होंगे जिनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पर ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों एसेज, वर्जीनिया वुल्फ एज एन एसे राइटर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ वी विल डिस्कस अनदर पोएम that is on his blindness. आप सारे लोगों को पता होगा, John Milton, he was born in 1608, he died in 1674, and 1652 was the year when he became totally blind, right. तो वहाँ के बाद से उनका करियर कैसे टर्न करता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है. जब हम मिल्टन को एज ए राइटर डिस्कस करेंगे तो उस चीज़ पे ज़्यादा बात करेंगे. बट व्हेन ही वाज टोटली ब्लाइंड इन 1652, ही रोट अ पोएम कॉल्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, राइट, जिसका एक दूसरा टाइटल भी है, जो पहली लाइन ही एक्चुअली, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. इसी को हम ऑन इज ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, जो कि एक सोनेट है. याद रखना, एक बार क्वेश्चन BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है
कि ये जो वर्क है, जो ये पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये ओड है, ये बैलेड है, ये सोनेट है या क्या है, राइट। टाइप ऑफ फॉर्म के बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। याद रखना, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ऑल्सो नोन एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इज बेसिकली अ सोनेट दैट ही जॉन मिल्टन रोट व्हेन ही वाज टोटली ब्लाइंड इन 1652। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट, एज यू कैन सी द टाइटल इटसेल्फ, राइट। इन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया है हिज ओन लॉस ऑफ साइट विच एक्चुअली हैपेंड completely in 1652, right? For most of his life he had been able to see perfectly, but his late night reading and writing for government of short-lived English Republic, in which he had a very prominent role, helped ruin his eyesight. क्या मतलब हुआ इसका? आप सबको पता होगा, जॉन मिल्टन was a Puritan writer. John Milton was also working for Oliver Cromwell. He supported Oliver Cromwell during the Civil War, right? 1642 to 1651, a civil war happened between Cavalier King Charles I versus the Parliament, and he was in support of Parliament. He was in support of Oliver Cromwell. So he was working for Cromwell. आप बाद में चल के देखेंगे भी जब मिल्टन को पढ़ेंगे हिस्ट्री को. He was also exiled after when Charles II came into being. जब restoration हुआ, right? 1649 to 1660 was the time frame when monarchy was demolished and पार्लियामेंट केम इन टू बीइंग. पहली बार डेमोक्रेसी आई, पहली बार रिपब्लिक आया इंग्लैंड के अंदर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 1649 टू 1660. बट मिल्टन हैड ए ग्रेट रोल देयर. ही सपोर्टेड ओलिवर क्रॉमवेल, और इसीलिए हम बाद में देखेंगे व्हेन चार्ल्स टू विल स्टार्ट टेकिंग बैक एवरीथिंग, तब इनको भी एग्जाइल किया गया था, पर मार्वेल की वजह से ये बच गए थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है. When I consider how my light is spent, right? इस ऐसे में आप और इस सोनेट में एक और चीज देखोगे कि that it's written in patriarchal rhyme scheme. जब हम पहुंचते हैं एलिजाबेथन टाइम फ्रेम में, हम देखते हैं थॉमस वेट, लॉफ्सरे, इन दोनों ने क्या किया, इंग्लैंड के अंदर सोनेट को इंट्रोड्यूस किया. थॉमस वेट, he started writing in patriarchal form. He translated some of the sonnets from Petrarch, but Henry Howard was Earl of Surrey. उन्होंने क्या किया, सोनेट की फॉर्म को चेंज कर दिया था, राइट. 3 कॉन्ट्रेंट्स और एक कंक्लूडिंग कपलेट में कन्वर्ट कर दिया था सोनेट को, जो पेट्रार्क का ऑक्टेव सेस्टेट का फॉर्मेट था. लेकिन जब मिल्टन लिख रहे हैं 1650s में, तो वो क्या कर रहे हैं, फिर से पेट्रार्क की राइम स्कीम को यूज कर रहे हैं, उसी स्टाइल को यूज कर रहे हैं जो इटालियन फॉर्म में थी. तो ये भी अपने सोनेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑक्टेव दैट इज 8 लाइन सोनेट एंड सिस्टेट विच इज अ 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म, राइट. तो ऑक्टेव मतलब 8 लाइन स्टेंजा, सिस्टेट मतलब 6 लाइन स्टेंजा, इन्होंने डिवाइड कर दिया. एंड राइम स्कीम इज वेरी सिमिलर, ए बी बी ए, राइट. यू ऑल नो पेट्रार्क का ऑक्टेव का भी यही है, सिमिलर राइम सीम होता है. एंड सीडी सिमिलर सिस्टेट का भी राइम सीम होता है. तो इस सोनेट में उन्होंने क्या किया, ये इट्स अ पेट्रियार्कियन सोनेट दैट मिल्टन रोट. इसकी लास्ट लाइंस एग्जामिनेशंस में बहुत बार कोट करके पूछी गई हैं कि क्या है. तो इस पर्टिकुलर सोनेट इज बेसिकली कंक्लूडेड विद द लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, right? They also serve who only stand and wait. So he was 20th, he was talking about it. वो बात करते हैं कि how he has wasted so much of time, but he said, they also serve who only stand and wait. So he is waiting for his doomsday and he will respond to the God. That's how it ended, right? बहुत important sonnet है, इसको आप लोग और पढ़िएगा, ठीक है. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक लिटरेरी टर्म को, दैट इज पास्टोरल पोइट्री. आजकल एग्जामिनेशन में पास्टोरल पोइट्री से डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट. पास्टोरल एलिजी क्या है, आपने एलिजी पढ़ा होगा और पास्टोरल एलिजी पढ़ा होगा, राइट. एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, ऑप्शंस दे रहे हैं जो चारों ही एलिजी के ऑप्शंस है, और आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से पास्टोरल एलिजी को पहचानिए. तो थोड़ा सा अंदर जाके बेसिक चीज को कन्वर्ट करके ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए, राइट. तो पास्टोरल पोएम क्या होती है, जो थियोक्राइटस के ऊपर बेस्ड होती है. थियोक्राइटस वाज अ रोमन राइटर. He wrote elegy on deafness. That is how pastoral form came into being. Virgil also wrote in pastoral form. आपको पता होगा स्पेंसर ने इंग्लैंड के अंदर pastoral form को इंट्रोड्यूस किया था, राइट. तो इंग्लिश के अंदर तो कई सारे राइटर्स क्या करते हैं, शेफर्ड्स का यूज करते हैं, राइट. और सोसाइटी के इविल्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट. सो डिपिक्ट करते हैं एक आइडियलाइज्ड यूटोपियन व्यू ऑफ रूरल लाइफ. जब भी हम बात करते हैं किसी भी पास्टोरल पोइट्री की, तो वो क्या होती है, रूरल बेस्ड पे बेस्ड होती है, रूरल लाइफ पे बेस्ड होती है.
शेफर्ड्स का यूज होता है। टॉपिक्स कैसे यूज होते हैं, जैसे अगर वो पास्टोरल एलिजी होगी तो वो डेथ पे बेस्ड होगी, या पास्टोरल पोएट्री लव पे भी बेस्ड हो सकती है, राइट। पॉलिटिक्स को मॉकरी कर सकती है, या आइडियल लाइफ जो कंट्री की है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी जो है पास्टोरल पोएट्रीज लिखी जाती है। जब हम स्पेसिफिक जाते हैं पास्टोरल एलिजी के ऊपर तो इट बिगिंस विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, राइट। एलिजी मतलब क्या होता है, ग्रीफ, लेमेंटेशन ओवर द लॉस ऑफ समवन। जब भी पास्टोरल पोएट्री, पास्टोरल एलिजी लिखी जाएगी तो वो भी ग्रीफ के साथ एक्सप्रेस होगी और साथ ही साथ उसमें म्यूजिक का इन्वोकेशन होगा टू एड द पोएट इन एक्सप्रेसिंग हिज suffering. It usually contains a funeral procession, a description of sympathetic mourning throughout nature, and music on the unkindness of death, and it ends with acceptance. At the end of the poem you will find that writer is accepting the thing and he is affirming justification of nature's लॉ। तो पास्टोरल एलिजी क्या हुआ कि जो पास्टोरल के कंटेंट्स हैं वो आपको एलिजी के अंदर मिलेंगे, शेफर्ड्स मिलेंगे, रूरल लाइफ के बारे में बात होगा और लास्ट में एक्सेप्टेंस होगा कि हाँ राइटर एक्सेप्टेड द पर्टिकुलर थिंग दैट एक्चुअली हैपेंड, दैट इज डेथ, राइट। तो जब हम यूरोपियन एलिजिक पास्टोरल पोइट्री के बारे में बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं ब्यूटी को, कंसिस्टेंसी इन लव एंड ऑल्सो अल्टीमेट डेथ ऑफ अ शेफर्ड, राइट। तो शेफर्ड का डिस्क्रिप्शन होगा अबाउट हिज और हर ब्यूटी, अबाउट द कंसिस्टेंसी इन लव एंड ऑल्सो अबाउट द अल्टीमेट डेथ ऑफ अ शेफर्ड। जैसे आपने मिल्टन पढ़ा होगा, मिल्टन इन राइटिंग द एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, रिमेंबर नॉट किंग एडवर्ड बट एडवर्ड किंग हु वाज अ फ्रेंड ऑफ मिल्टन, and he wrote a pastoral elegy called Lycidas which was published in 1637। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एक राइटर हुए हैं जिन्होंने पास्टोरल एलिजी को काफी क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने बोला है, लिसिडस का एग्जांपल देते हुए उन्होंने बोला है, बिकॉज इट्स फॉर्म is pastoral, it's disgusting, that's how he commented, and this question was asked in one of the entrance examinations। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये किसका कमेंट है, राइट। तो ये पास्टोरल एलिजी लिसिडस लिखा है इन्होंने 1637 में। द पोएट ही हिमसेल्फ इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी अ शेफर्ड एंड ही आल्सो इमेजिन्स अ फ्रेंड फॉर whom he is mourning in as another shepherd। तो खुद को भी एक शेफर्ड के रूप में कन्वर्ट करके इस वर्क में रिप्रेजेंट किया और अपने फ्रेंड को भी, दैट इज एडवर्ड किंग फॉर यू। सो मिल्टन खुद को क्रिएट करते हैं विथ अनकाउथ स्वैन, अपना नाम क्या दिया है शेफर्ड का, अनकाउथ स्वैन, एंड एडवर्ड किंग को लिसिडस नाम से इन्होंने वर्क में जो है पोर्ट्रे किया। तो ये नाम याद रखने हैं, डेप्थ में जाके आपसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हिस्ट्री में और भी बहुत सारी पास्टोरल एलिजीज लिखी गई हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। एडोनाइस बाय पीबी शेली, रिमेंबर जॉन कीट्स, ही डाइड इन 1921। देन एलिजी लिखी पीबी शेली ने फॉर फॉर लेमेंटेशन ऑफ जॉन कीट्स, जिसको हम बोलते हैं एडोनाइस, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पेंसेरियन स्टेंजा का भी, ये भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। तो जब जॉन कीट्स की डेथ हुई थी, पीबी शेली वाज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट ही डाइड ऑफ टीबी एंड ही सेड बिकॉज ऑफ द critical notions that came of Endymion in Quarterly Review, he died। That's a comment by P.B. Shelley। तो बहुत सारी लाइन्स से भी क्वेश्चन एडोनाइस के अंदर से आपके एग्जामिनेशंस में आजकल पूछना शुरू कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल एलिजी दैट P.B. Shelley wrote on death of John Keats। Similarly, Thyrsis by Matthew Arnold for his friend author Hugh Clow. Spenser wrote Astrophel. Remember, Astrophel and Stella, this is a sonnet sequence written by Philip Sidney. So when Philip Sidney died, Spenser wrote a pastoral elegy for him, that is Astrophel, dedicated to wife of Philip Sidney, widow of Philip Sidney। that was ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। देन द निम कंप्लेनिंग फॉर द डेथ ऑफ हर फॉन, दिस इज बाय एंड्रू मॉरवेल, जहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ के किसी इंसान की डेथ के बारे में बात ना करके नेचर इज एक्सप्रेसिंग सैडनेस ओवर द डेथ ऑफ अ डियर, ये एक नया तरीका इन्होंने रिप्रेजेंट किया अपनी पास्टोरल एलिजी में। तो ये एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। अब देखिए मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, अगर आप कमेंट वीडियो देखते देखते आपको पता होगा तो आपने आंसर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो यहाँ पे मेंशन है दैट इन द लाइफ ऑफ मिल्टन इज अ चैप्टर, सैमुअल जॉनसन रोट लाइव्स ऑफ एमिनेंट पोएट्स, जहाँ पे 52 राइटर्स की उन्होंने बायोग्राफी लिखी जो 100 ईयर के अंदर आए थे। उसी में देयर वाज अ चैप्टर कॉल्ड लाइफ ऑफ मिल्टन, जो बेसिकली सैमुअल जॉनसन ने लिखा था, और वहाँ पे उन्होंने पास्टोरल फॉर्म को बोला था, इट्स ईजी
vulgar and therefore disgusting. And he said of Lycidas that it is not to be considered as the effusion of real passion. He declined the real passion, for passion runs not after remote illusions and obscure opinions. Passion plucks no berries from the myrtle and ivy, nor calls upon Erithus and Meneses, nor tells of rough satires and fawns with Cloman hills. Directly criticizing Lycidas. Where there is laser, and this is a very famous line, where there is laser for fiction there is little grief, right? अगर आप लेजर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहां पे ग्रीफ जो है वो नहीं होगा। तो पास्टोरल एलिजी को क्रिटिसाइज करते हुए लिसिडस पे डायरेक्टली कमेंट है सैमुअल जॉनसन का, और उन्होंने बोला था बिकॉज ऑफ लिसिडस इज रिटन इन पास्टोरल फॉर्म, इट्स वल्गर, इट्स इजी एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग, राइट? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ज्यादा डेप्थ में पढ़ने के लिए, पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।